नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम द्वितीय वर्ष कला हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र पर चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, यह प्रश्न पत्र रीति काल के कुछ कवियों के व्यक्तित्व कृतित्व, उनकी काव्यगत विशेषताओं एवं इनके कुछ कवितांशों की व्याख्या से संबंधित है। विद्यार्थियों, रीतिकाल के इन कवियों की काव्य प्रवृत्तियों पर दृष्टि डालने से पूर्व इस बात की आवश्यकता रहेगी कि हम रीतिकाल को समझने का प्रयास करें। रीतिकाल को समझने के लिए आज हम रीतिकाल की पृष्ठभूमि एवं रीति काव्य की प्रवृत्तियों पर नज़र डालने का प्रयास करेंगे। विद्यार्थियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, रीतिकाल हिंदी साहित्य के 1650 से 1850 तक के कालखंड को नाम दिया गया है। इसकी पृष्ठभूमि जानने के लिए इस युग के राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक व आर्थिक परिवेश को जानना आवश्यक रहेगा। राजनीतिक दृष्टि से यह युग मुगल एवं ब्रिटिश काल के संयुक्त रूप को कहा गया है। इसका पूर्वार्ध मुगलों के रूप में व उत्तरार्ध ब्रिटिश राज के रूप में सामने आता है। चूँकि ये दोनों ही सत्ताएं अपेक्षाकृत स्थायी रही, जिसके अधीन कई देसी रजवाड़े थे, इन रियासतों के बीच में परस्पर युद्धों जैसी परिस्थितियां न रहने से इस युग में श्रृंगारिक रचनाएं रचे जाने की प्रवृत्ति बहुलता से मिलती है। यही कारण है कि रीति काव्य प्रायः श्रृंगारिक है। हालांकि कुछ आश्रयदाताओं के दरबारी कवियों ने उन आश्रयदाता राजाओं के बारे में विरुदावली लिखकर वीर काव्यों का श्रीगणेश भी किया। रीतिकाल के कवि स्वयं को आचार्य सिद्ध करना चाहते थे। ऐसे में स्वयं को आचार्य मनवाने के लिए इन्होंने काव्यशास्त्री ग्रंथों की रचना की। ऐसे काव्यशास्त्री ग्रंथ रचने वाले कवि आचार्य कहलाए और उनकी ये रचनाएं काव्यांग विषयक रचनाएं कहलाई। युग की सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियां प्रायः पतनशील थी एवं जनता के दुख दर्द तकलीफ़ों से शासक वर्ग को कोई विशेष वास्ता नहीं रह गया था। अपवाद स्वरूप कुछ ऐसे शासक मिलते हैं जिनके दरबारी कवियों ने अपने काव्य में राष्ट्रीयता का व्यापक फलक समेटने का प्रयास किया है। ऐसे राजाओं में शिवाजी व छत्रसाल प्रमुख हैं। इस युग में ललित कलाओं का ह्रास हो रहा था और शासक वर्ग की दिलचस्पी ललित कलाओं के विकास में बिल्कुल नहीं थी। पृष्ठभूमि जान लेने के उपरांत अब हम इस युग की प्रवृत्तियों पर दृष्टिपात करें। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस युग की प्रमुख प्रवृत्तियों में रीति निरूपण प्रधान प्रवृत्ति रही। रीति निरूपण का तात्पर्य है कवियों द्वारा रीति अर्थात एक बंधी बंधाई परिपाटी, जो कि प्रायः काव्यांग से संबंधित रही थी, इसका पालन करते हुए
रचनाओं को लिखना जिनमें किसी काव्य शास्त्रीय तत्व की परिभाषा देकर उसके उदाहरण स्वरूप कविता करना सम्मिलित है। इस शैली को लक्षण उदाहरण शैली भी कहा जाता है। दूसरी प्रवृत्ति श्रृंगारिकता पाई जाती है। चूँकि अधिकांश रीति कवि दरबारी कवि थे, ऐसे में उन्हें अपने आश्रयदाता राजा की रुचि का ध्यान रखना पड़ता था। ऐसे में श्रृंगारिक रचनाओं के लिए अनुकूल परिवेश उपलब्ध था और कवियों ने भी इस मांग की पूर्ति करते हुए श्रृंगार विषयक रचनाएं लिखी। तीसरी प्रवृत्ति अलंकारिकता के रूप में मिलती है। इन रीति कवियों ने अपने काव्य में अलंकारों का पर्याप्त प्रयोग किया। चूँकि ये अलंकार चमत्कार प्रदर्शन में सहायक बन पड़ते थे, लिहाजा अपनी कविता को आकर्षक रूप देने की चेष्टा करते हुए इन कवियों ने अलंकारों का अधिकाधिक प्रयोग मिलता है। अगली प्रवृत्ति है भक्ति एवं नीति। श्रृंगारिकता के अतिरिक्त इन कवियों में मिलने वाली प्रवृत्ति भक्ति एवं नीति विषयक रही। श्रृंगारिक पदों के अतिरिक्त इन कवियों ने भक्ति के संबंधित पद एवं नीति नैतिकता से संबंधित पदों की भी रचना की। अगली प्रवृत्ति है ब्रज भाषा का प्रयोग। चूँकि ब्रज भाषा श्रृंगारिक रचनाओं के लिए सबसे उपयुक्त भाषा थी, अतः प्रायः सभी कवियों ने अपनी रचनाओं के लिए ब्रज भाषा का प्रयोग ही किया है। आश्रयदाताओं की प्रशंसा। चूँकि ये दरबारी कवि थे, ऐसे में अपनी वृत्ति जीविका को सुरक्षित रखने के लिए इन्हें अपने आश्रयदाता राजा की प्रशंसा एवं गुणगान करते रहना पड़ता था। इसी श्रृंखला में आश्रयदाता और राजा की प्रशंसा स्वरूप वीर काव्य मिलते हैं। चमत्कार प्रदर्शन एवं बहुज्ञता। रीति कवि चमत्कार प्रदर्शन को उत्सुक रहते थे। इस प्रयास में वे काव्य में चमत्कार पैदा करने वाले तत्वों के प्रयोग के हिमायती रहे। साथ ही इन कवियों में स्वयं को विद्वान सिद्ध करने की एक होड़ सी रही। परिणामतः वे विभिन्न विषयों एवं क्षेत्रों में अपने ज्ञान की पुष्टि एवं सिद्धि स्वरूप कविता में भिन्न भिन्न विषयों का समावेश करते हैं। नारी भावना। इन कवियों ने नारी के आलंबन रूप का चित्रण किया है। नारी शरीर एवं कामुकता का पर्याप्त चित्रण रीति कविता में मिलता है। साथ ही कुछ रीति कवियों ने प्रकृति का आलंबन एवं उद्दीपन दोनों रूपों में चित्रण किया है। रीति काव्य की प्रवृत्तियों पर दृष्टि डालने के उपरांत हम रीति एवं रीति काव्य से संबंधित कुछ तथ्यों पर नज़र डालते हैं। रीति एक काव्यशास्त्रीय शब्द है। वास्तव में यह युग विशेष के कवियों के मानसिक संस्कार थे। लक्षण अर्थात रस, अलंकार, छंद, शब्द शक्ति आदि इनके वर्णन के उपरांत कवियों द्वारा स्वयं निर्मित उदाहरण कविता के रूप में प्रस्तुत करना रीति कहलाता है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीति कवियों को 3 वर्गों में बांटा है: रीतिबद्ध, रीति सिद्ध एवं रीति मुक्त। रीतिबद्ध कवि, इस धारा के कवियों ने अलंकार, नायिका भेद आदि के लक्षण बताकर उनके उदाहरण स्वरूप काव्य रचना की, जैसे केशव, मतीराम, पद्माकर। ये कवि व आचार्य दोनों थे।
इन्हें लक्षणबद्ध भी कहा जा सकता है। अगली श्रेणी है रीति सिद्ध। इस वर्ग में वे कवि आते हैं जिन्होंने लक्षण उदाहरण की पद्धति प्रकट रूप में तो नहीं अपनाई, किंतु रचना प्रक्रिया के दौरान इनका ध्यान रखा। जैसे बिहारी। रीति सिद्ध कवि आचार्यत्व के जानकार कवि थे, किंतु इनकी दृष्टि लक्ष्य मात्र थी, अर्थात केवल कविता कर्म करना। तीसरी श्रेणी रीति मुक्त कहलाई। ये कवि लक्षण उदाहरण की पद्धति न तो अपनाते हैं, न ही रचना प्रक्रिया में इसका ध्यान रखते हैं। इस वर्ग के कवि हैं घनानंद, आलम, बोधा व ठाकुर। इन कवियों ने स्वच्छंद कवि कर्म को अपनाया। विद्यार्थियों, रीति काल के भिन्न भिन्न नामकरण भी विद्वानों द्वारा दिए गए हैं, जिनमें विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा श्रृंगार काल, राम कुमार वर्मा द्वारा कलाकाल, रमाशंकर शुक्ल रसाल भी कलाकाल, मिश्र बंधु इसे अलंकृत काल कहते हैं, तो रामचंद्र शुक्ल ने इसे रीति काल कहा। विद्यार्थियों, आज हमने रीति काल की पृष्ठभूमि व इसकी प्रवृत्तियों पर दृष्टि डाली। अगली कक्षाओं में हम इससे आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।